सर स्टार्ट कर दिया। आज बहुत कम संख्या है क्या? ठंडी की वजह से है सर। कि सीडीपी पढ़ना नहीं चाहते? नहीं आज बायोलॉजी वाले नहीं आए। हम लोग नहीं आप लोगों के कांटेक्ट में कोई टाइपराइटर है क्या जो फास्ट टाइप करता हो? लेकिन हिंदी टाइपिंग करने वाला कोई है आपकी पहचान में कंप्यूटर में? हाँ, कितना चाहिए सर? ज़्यादा मतलब कितना पेज ज़्यादा हो के पढ़ मुझे लगभग 200 पेज में काम करवाने हैं और 200 पेज में लगभग मैं 100 पेज में कर चुका हूँ। यानी कि 100 पेज में उनको काम करना है और एडिट करना है, जमाना है उनको। यानी कि उसको MS वर्ड में अच्छे से काम करना आना चाहिए और ज़्यादा दिन का काम नहीं है, 3-4 ही दिन काम करना है और उनको 3-4 दिन में जो मतलब जितना वो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। यानी कि 3-4 दिन के हिसाब से नहीं, यानी कि जैसे वो 3-4 दिन में अगर महीने भर का काम करते हैं, टाइपिंग बस का काम है तो मैं सोच रहा था कि 2-3 हज़ार में अगर कोई काम करेगा तो भी ठीक है इतने में। कौन संजय? अच्छा, और ठीक है, इसमें क्लास के बाद बात करेंगे। आप लोग जो जिसको जानकारी होगा तो मुझे बताएंगे कोई टाइपराइटर के बारे में, तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो पाएगा इससे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा कठिन चैप्टर है। मैं जब अभी तक जितना क्लास हुआ है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन लगा मुझे सबसे ये चैप्टर। ये है आकलन, मापन, आकलन एवं मूल्यांकन। ये कठिन इसलिए लगा कि ये जो टॉपिक है इसमें जितने भी शब्दावली है ये बहुत जटिल है। कितने लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले से? बीएड वाले तो सब पढ़ लिए मतलब अभी बीएड के बाद बीएड में तो जो पढ़े रहते हैं वो पढ़ ही रहते हैं। जब सीडी एग्जाम होता है तो पढ़ने ऑनलाइन। मापन, आकलन, मूल्यांकन, ये जो चैप्टर है इसकी शब्दावली थोड़ा कठिन है, जटिल एकदम जटिल टाइप की है, आसानी से समझ में नहीं आती। जैसे कि एक बार पढ़ने में जो है आसानी से समझ नहीं आती। अब आप कहेंगे कि हिंदी ही तो है या अंग्रेजी है, इसमें समझना क्या है ऐसा, लेकिन समझने में अंतर होता है। अमिताभ बच्चन जैसे कहते थे ना कि ये भी कि जिंदा रहना ही जिंदगी नहीं है। मतलब जिंदगी के लिए और कुछ भी चीज़ें होती है जो इंसान को ये कहता है कि मैं जिंदगी अच्छी है। वैसे ही जैसे कि एक बार अगर चैप्टर को पढ़ के निकल जाए तो कहा क्या है ये समझ में नहीं आता। जैसे कि अगर आपको कोई आपका मित्र है आपके पास आए और ये कहे कि मैं आपको याद कर रहा था, तो ये तो समझ में आ जाएगा कि वो ये बोल रहा है कि याद कर रहा था, लेकिन बातों के पीछे क्या बातें हैं, वो याद क्यों कर रहा था? आपसे पैसे उधार लेने वाले हैं क्या, या उधार पैसे उनसे लेके वो मांगने आए हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो बातों के पीछे छिपे बातों को समझना कठिन रहता है। तो इस चैप्टर में वही है कि चीज़ें तो सरल लगती है, सिंपल सी बात है ऐसे, लेकिन जो उन चीज़ों के पीछे जो तथ्य है वो थोड़ा समझने लायक है और थोड़ा जटिल है। इसलिए इसे एकदम सरल शब्दों में समझने की कोशिश नहीं करेंगे, समझेंगे ही। आकलन, मापन, आकलन, मूल्यांकन, ये हमारे शिक्षा में इसका उपयोग ये है कि अगर विद्यार्थी जो भी शैक्षणिक गतिविधि कर रहे हैं हम उसको अगर समझ पाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर जो है नेक्स्ट टाइम जिस प्रकार से हम शिक्षण विधि को अपनाएंगे तो हम उसमें सुधार करेंगे। ये सिद्धांत दिया है मापन, आकलन,
यानी कि मापन और मूल्यांकन को शिक्षा में लागू कराने का श्रेय है जे एम राइस। ये एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने शिक्षा में जे एम राइस ने मापन एवं मूल्यांकन को लागू करवाया कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही काफी नहीं है, पढ़ाने के बाद शिक्षक के लिए या शिक्षा शास्त्रियों के लिए यह आवश्यक है कि उनका मापन करें, आकलन करें और मूल्यांकन करें। उसके बाद फिर से जब ये शिक्षा ये देखें कि जो शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो इस विधि को, इस सिद्धांत को शिक्षा जगत में लाने का श्रेय जे एम राइस को है। हम पहले एक एक शब्दों का अर्थ समझते हैं कि मापन क्या है, आकलन क्या है और मूल्यांकन क्या है। मापन को अंग्रेजी में मेजरमेंट कहा जाता है, मेजरमेंट। आकलन को कहा जाता है असेसमेंट, आप लोग सही जगह में लिखेंगे। और मूल्यांकन को कहा जाता है इवैल्यूएशन। मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन तीनों लगती तो एक ही जैसी है, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। थोड़ी थोड़ी इनमें समानता है, लेकिन इसमें काफी अंतर है मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में। जैसे कि एक सरल उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाते समय या आप चाय बना रहे हैं, चाय का उदाहरण देकर समझते हैं। अगर चाय बना रहे हैं तो आपने कभी चाय नहीं बनाया है या पहली बार आप चाय बनाना सीख रहे हैं, तो आपको कोई बताएगा कि एक कप चाय बनाने के लिए उसमें 2 चम्मच शक्कर की जरूरत होती है, आधी चम्मच चाय पत्ती की जरूरत होती है और इतनी मात्रा में अदरक की जरूरत होती है। इस तरह से अगर शिक्षण विधि में अगर कोई विद्यार्थी 100 नंबर का अगर उनका एग्जाम है, अंक है, अगर उनमें वो 60 नंबर ले आया, तो हम अंकों के आधार पर उनका क्या करते हैं, मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जिस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार का मापन किया जाता है, वैसे ही शैक्षिक क्षेत्र में बालक की जो है शैक्षिक लब्धि को, यानी कि उन्होंने कितना प्राप्त किया, कितना अर्जित किया, इसका मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। यानी कि अगर चाय में 1 कप चाय में अगर 2 चम्मच शक्कर डालना है या इतनी चाय पत्ती डालनी है, ये हो गया उनका मापन हो गया। वैसे इनका शिक्षा के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है मापन का। आकलन में क्या किया जाता है कि बच्चा जो शिक्षक जो है विद्यार्थी को जो पढ़ा रहा है वो उस चीज को सीख पा रहा है या नहीं, इसका आकलन किया जाता है। एक प्रकार से इसे अनुमान कह सकते हैं कि जिस शिक्षण विधि से शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी उसे ग्रहण कर पा रहे हैं नहीं। जैसे कि बीच बीच में अगर कोई शिक्षक विद्यार्थियों से कोई प्रश्न कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आकलन करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जिस शिक्षण विधि से विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ वो समझ पा रहा है या नहीं। उनके उत्तरों से वे स्वयं का भी आकलन कर रहे हैं और विद्यार्थियों का भी आकलन कर रहे हैं कि मेरी पढ़ाने की जो विधि है वो सही है या नहीं, और विद्यार्थियों की जो ग्रहण करने की क्षमता है वो ठीक ठाक है या नहीं। यानी कि अगर आप चाय बना लिए, चाय बनाने के बाद आपने थोड़ी सी चख देखी कि चाय का स्वाद कैसा है, ये हो गया उनका आकलन। आपने आकलन कर लिया कि विद्यार्थी इस चीज को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। ये आकलन का एक सामान्य अर्थ हो गया। और शिक्षा में इसी तरह से आकलन का, असेसमेंट का उपयोग किया जाता है। एक एक करके हम इसकी सारी जो है इनके क्या क्या स्वरूप है, इनके प्रकार है, इनकी विशेषता है, इनके बारे में बात करेंगे। पहले सामान्य अर्थ को समझते हैं। मूल्यांकन होता है कि जिस शिक्षण विधि से पहले हमने क्या किया, उनका मापन किया कि जिस हम विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं यानी उनका मापन किया, अंक के आधार पर उनका मापन किया। फिर हमने उनसे प्रश्न करके आकलन किया कि वो समझ पा रहा है या नहीं। लेकिन मूल्यांकन इन दोनों का समूह होता है। यानी कि जैसे आपने चाय में कुछ मात्रा में शक्कर डाली, आपने चख के देखा, ये आपका मापन हो गया और आकलन हो गया। लेकिन इनका मूल्यांकन कौन करेगा? चाय बनने के बाद आप अपने मित्रों को पिलाएंगे या किसी और दूसरों को पिलाएंगे, फिर वो बताएगा कि चाय का स्वाद ठीक था या नहीं। तो उनका इवैल्यूएशन हो गया, मूल्यांकन, मूल्य का अंकन, कि जिस उद्देश्य से आपने जो कार्य किया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो पाई या नहीं, इसका अंत में मूल्यांकन किया जाता है। तो शैक्षिक क्षेत्र में भी ऐसे ही होता है। पहले शिक्षक जो है विद्यार्थी को कुछ पढ़ाता है, पढ़ाते पढ़ाते उनके ज्ञान का जो है मापन करता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ठीक ढंग से ग्रहण कर पा रहा है या नहीं। बीच बीच में उनका आकलन भी करेगा। लेकिन मूल्यांकन में मापन भी सम्मिलित हो जाता है और आकलन भी सम्मिलित हो जाता है। इस तरह से मूल्यांकन एक व्यापक स्वरूप होता है।
इसमें आप उनका मापन भी करेंगे, आकलन भी करेंगे और जितने भी शिक्षा के उद्देश्य है उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं ये भी देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कुछ बातें आप लोग लिखते चलेंगे। पहले हम लोग मापन और मूल्यांकन को देखते हैं और उसके बाद समझेंगे आकलन को। मापन में लिखेंगे कि मापन है क्या। मेजरमेंट, मापन में लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। मापन में लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण कर निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण कर छात्रों की उपलब्धि मात्रा ज्ञात की जाती है। क्या किया जाता है मापन में? मापन में लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। हाँ, निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का आयोजन किया जाता है या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण कर छात्रों की उपलब्धि ज्ञात की जाती है। सर एक बार फिर से बताइए तो। मापन में क्या किया जाता है? लिखित, मौखिक और है प्रायोगिक, तीन प्रकार के लिखित, मौखिक और प्रायोगिक परीक्षणों का आयोजन किया जाता है। निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण करके छात्रों की उपलब्धि ज्ञात की जाती है, यानी कि उनका मापन किया जाता है। किस किस माध्यम से? प्रश्न पूछकर लिखित रूप से, जैसे कि अगर टेस्ट परीक्षा ली जाए वो भी उनका मापन है। मौखिक परीक्षा ली जाए उनसे उनका मापन किया जाता है, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, प्रायोगिक परीक्षा लेकर उनका मापन किया जाता है। तो ये मापन की एक सामान्य सा अर्थ है। मूल्यांकन के संबंध में लिखेंगे, मूल्यांकन है क्या? हाँ, असेसमेंट को अलग से देखेंगे ना, पहले अभी देख रहे हैं मापन को और मूल्यांकन को। एक साथ तीनों चीज को देखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इवैल्यूएशन में लिखेंगे मूल्यांकन है क्या। इससे ज़्यादा लिखवाना नहीं चाहता मैं, इसलिए छोटे छोटे साफ यूज के रखा हूँ। मूल्यांकन में मूल्यांकन में क्या किया जाता है? व्यक्ति के कक्षागत, मूल्यांकन में व्यक्ति के कक्षागत मूल्यांकन में व्यक्ति के कक्षागत, यानी कि कक्षा में जो उनकी वो आगे लिखेंगे, तथा कक्षा के बाहर के समस्त व्यवहार तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है। बुद्धि, आगे लिखेंगे बुद्धि, व्यक्तित्व, निष्पत्ति का अर्थ होता है अचीवमेंट, निष्पत्ति तथा विशेष योग्यताओं का मापन तथा व्यक्ति पर उनके प्रभाव मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ शुरू से। मूल्यांकन में व्यक्ति के कक्षागत
तथा कक्षा के बाहर के समस्त व्यवहार तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है। बुद्धि, व्यक्तित्व, निष्पत्ति तथा विशेष योग्यताओं का मापन तथा व्यक्ति पर उनके प्रभाव मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मूल्यांकन अपने आप में मापन को भी समाहित किए हुए रहता है। जैसे कि कोई परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा या फिर वार्षिक परीक्षा, इसमें बालकों की बुद्धि लब्धि या उनकी जो है अंक का मापन होता है कि उन्होंने गणित के एग्जाम में कितने नंबर पाया, हिंदी के एग्जाम में उन्होंने कितने नंबर पाया, या फिर अंग्रेजी में उन्होंने इतने नंबर पाया। जैसे कि अंग्रेजी में वे 100 में 80 पा गए, हिंदी में उनका 90 आ गया, गणित में उनका 100 में 100 आ गया। ये हो गया उनकी किसी एक कक्षा का मापन। मान लीजिए इन्होंने 9वीं कक्षा में इनकी जो है शैक्षिक उपलब्धि इस प्रकार से रही, ये उनका एक मापन हो गया। फिर वो हम 10वीं क्लास में देखेंगे कि उनकी शैक्षिक उपलब्धि कैसे रही, 11वीं क्लास में उनकी उपलब्धि देखेंगे, उनकी उपलब्धि कैसे रही, 12वीं क्लास में देखेंगे उनकी उपलब्धि कैसे रही। यानी कि मूल्यांकन वह होता है कि छोटे छोटे जो मापन होते हैं उनका एक सामूहिक रूप होता है, उसके आधार पर हम उनके मूल्य का अंकन करते हैं कि इस बालक की जो है बुद्धि लब्धि कैसी है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, या फिर उनके बाह्य वातावरण का उन पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, उनका सामाजिक व्यवहार कैसा है, उनके संवेग कैसे हैं। यानी कि किसी एक टेस्ट से हम उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। मूल्यांकन के लिए वृहद क्षेत्र में उनका मापन की आवश्यकता होती है। यानी कि बार बार किसी का मूल्यांकन करके मापन करके हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन एक प्रकार से बृहद है और जो मापन है वो संक्षिप्त रूप है। हम कुछ अंतर देख लेते हैं मापन और मूल्यांकन में, इससे जो है मापन और मूल्यांकन जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे असेसमेंट या आकलन क्या है। अभी सी-टेट में उसमें से प्रश्न आया था आकलन में से कि अगर कोई व्यक्ति या बावर्ची खाना खाने के भोजन परोसने के पहले उनको तथ्य देखता है, व्यक्ति किस प्रकार का आकलन करते हैं। इसमें अच्छे प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से, और सारे चैप्टर थ्योरिकल ही रहते हैं। अगर आप थ्योरी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसमें आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। आप लोगों के सिलेबस में लगभग जितने भी चैप्टर हैं वो सब थ्योरी बेस्ड पे है। यानी कि थ्योरी का अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे कि इसमें है क्या, तो आप खुद से तर्क वितर्क करके उसका सही आंसर लगा सकते हैं। रटने वाला सिलेबस नहीं है, जैसे कोई चीज़ आप रटने वाली नहीं है, बस थ्योरी को कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझे और जितना ज़्यादा हो सके आप आंसर या जो वस्तुनिष्ठ वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए। देखते हैं मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। एक साइड लिखेंगे मापन यानी कि मेजरमेंट, और दूसरे साइड लिखेंगे मूल्यांकन इवैल्यूएशन। मापन का जो क्षेत्र वो है सीमित रहता है, इनका क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन मूल्यांकन का जो है क्षेत्र वो है विस्तृत रहता है, विस्तार रहता है। क्षेत्र इसका सीमित रहता है और इसका विस्तृत रहता है। मापन के आधार पर बालकों को अंक प्रदान किए जाते हैं। मापन के आधार पर आप लोग पूरा लिखेंगे ना, शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, बाद में फिर भूल जाएंगे क्या लिखा था। मापन में बालकों को जो है अंक प्रदान किया जाता है। जैसे कि कोई विषय है उसमें उन्होंने 80 नंबर पाया कि 90 नंबर पाया कि 100 में 100 नंबर पाया, इस प्रकार से उनका मापन है अंकों के आधार पर किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन में जो है मूल्यांकन अंकों के आधार पर नहीं किया जाता, रैंक के आधार पर किया जाता है। रैंक के आधार पर, स्तर के आधार पर, रैंक के आधार पर उनका जो है निर्धारण किया जाता है, उनकी स्थिति के आधार पर कि अगर बालक बहुत व्यवहार कुशल है, संवेगात्मक रूप से परिपूर्ण है या मैच्योर है, या फिर उनकी कक्षागत स्थिति प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, इस तरह से हम उनको एक रैंक प्रदान करते हैं, स्थिति प्रदान करते हैं।
एक स्थिति प्रदान की जाती है मूल्यांकन में। लेकिन मापन में क्या होता है, उनको एक नंबर दे दिया जाता है कि जैसे कि मापने के लिए नंबर दिया जाता है कि 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, इस तरह से इसमें नंबरिंग होता है और इसमें एक स्थिति मिलती है, उनको रैंक मिलता है। एग्जाम में जैसे कि कोई भी एग्जाम रहता है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उसमें खास तौर से एक तरह से उनको सैद्धांतिक नंबर दिया जाता है, एक तरफ उनको व्यवहारिक नंबर दिया जाता है कि बालक ने सैद्धांतिक रूप से कितना व्यवहार कुशल है, संवेगात्मक रूप से कितनी उनमें मेच्योरिटी है। तो इस प्रकार से उनको मूल्यांकन, ये उनके मूल्यांकन के तहत हुआ। उसे किसी नंबर या किसी एग्जाम में वो पास होने के कारण उनको नहीं मिला, बल्कि शिक्षक क्या करते हैं, उनका आकलन करते हैं, मापन करते हैं और कई महीने या कई वर्ष तक उन्हें पढ़ाने के बाद या 1 वर्ष तक पढ़ाने के बाद उस मूल्यांकन के तहत उनको एक रैंक प्रदान करते हैं। आगे लिखेंगे, मापन के आधार पर निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती। मापन के आधार पर निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती। अगर एक ही एग्जाम लेकर या एक ही परीक्षा लेकर आप किसी भी विद्यार्थी के संबंध में आकलन नहीं बना सकते, निश्चित धारणा नहीं बना सकते कि ये विद्यार्थी गणित में गधा है या फिर हिंदी में गधा है, अंग्रेजी में गधा है, इस प्रकार की आप धारणा नहीं बना सकते। लेकिन मूल्यांकन में कई बार मापन करने के बाद आप निश्चित धारणा बना सकते हैं। कई बार मापन करने के बाद निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। कई बार मापन करने के बाद ही बना पाएंगे धारणा। मूल्यांकन में भी एक ही बात किसी का मूल्यांकन करके हम उसे सही या गलत या अच्छा या बुरा साबित नहीं कर सकते। और क्या अंतर है इसमें? मापन में समय कम लगता है, जैसे कि तिमाही टेस्ट होता है, 6 माही टेस्ट होता है, एक प्रकार का मापन है, तो इसमें समय कम लगता है, धन कम लगती है, समय कम लगता है, धन कम लगता है और श्रम कम लगता है। समय, धन और श्रम, ये तीनों चीज इसमें कम लगती है। मापन छोटा है इसलिए इसमें समय, धन और श्रम कम लगता है, लेकिन मापन की अपेक्षा मूल्यांकन में समय अधिक लगेगा, धन भी अधिक लगेगा और श्रम भी अधिक लगेगा, क्योंकि आप तिमाही परीक्षा, 6 माही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और उनके गत वर्ष लिए हुए रिकॉर्ड के आधार पर ही आप उनका मूल्यांकन करेंगे। तो इसमें सारी चीजें जोड़ती जाएगी, धन भी, समय भी और ऊर्जा भी। मापन का विज्ञान अपूर्ण होता है। हो सकता है कि आप किसी एक विषय का ही टेस्ट लें, टेस्ट के आधार एक ही विषय का आपने मापन किया हो, इसलिए मापन में ज्ञान जो है अपूर्ण होती है। लेकिन ज्ञान जो है अपूर्ण होती है, लेकिन मूल्यांकन में अधिकांशतः, हमेशा ही नहीं कह रहे ना, अधिकांशतः ज्ञान इसमें पूर्ण होती है। यानी कि अगर आप 3-4 साल या 5 साल किसी बालक की बुद्धि लब्धि या उनकी उपलब्धि को देखकर यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि आने वाले समय में यह विद्यार्थी किस प्रकार से जो है अपने भविष्य को तय करेगा। तो इसमें ज्ञान जो है पूर्ण होती है, अधिकांशतः ज्ञान इसमें पूर्ण होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मापन के आधार पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एक ही टेस्ट से लेकर आप किसी का भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन मूल्यांकन में जस्ट इसके उल्टा होगा। आप किसी बालक का मूल्यांकन करने के बाद उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी इसमें आप कर सकते हैं कि ये बालक अगर 6 साल से अगर कोई बालक लगातार प्रथम ही आ रहा है, तो आप उनका मूल्यांकन करने के बाद कह सकते हैं कि आगे भी इसकी स्थिति अच्छी रहेगी। मापन हमेशा पहले होता है, पहले आप मापन करेंगे, मापन हमेशा पहले होता है और मूल्यांकन उनके बाद होता है। यानी कि पहले आप मापन करेंगे, और कई मापन के आधार पर ही आप इनका मूल्यांकन करेंगे, यानी कि बाद में होता है। ऐसा कभी नहीं हो जाएगा पहले आप मूल्यांकन कर लिए उसके आधार पर आप मापन करें, क्योंकि ये आधार है, मापन आधार है। मापन के आधार पर ही आप
मूल्यांकन करेंगे। पहले मापन होगा, उसके बाद होगी मूल्यांकन। मूल्यांकन बाद में होता है। मूल्य का अंकन करना, वैल्यू निर्धारित करना, इसकी वैल्यू क्या है। जब हम किसी का मूल्यांकन मापन करते हैं तो उसके लिए उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं होता। जैसे कि आपने गणित की परीक्षा, किसी पालक की आपने गणित की परीक्षा ली या किसी अन्य विषय की परीक्षा ली, तो उनका उद्देश्य जानना नहीं है, उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं रहता कि किस उद्देश्य से आप परीक्षा ले रहे हैं। उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं होता। मापन में उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं होता, बिना उद्देश्य को जाने भी मापन किया जा सकता है। लेकिन मूल्यांकन में यह आवश्यक है कि बिना उद्देश्य जाने आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे कि विद्यार्थियों को गणित सिखाने, अंग्रेजी सिखाने या भाषा सिखाने के पीछे यह उद्देश्य रहता है कि उनकी तार्किक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता और सामाजिक क्षमता का विकास हो सके। इन सारे उद्देश्य के तहत ही उन्हें विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है। यानी कि उनमें एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य आवश्यक है। मूल्यांकन के लिए उद्देश्य आवश्यक है। बिना उद्देश्य के आप मूल्यांकन कैसे करेंगे। अगर कोई बालक का व्यवहार बहुत अच्छा है, अगर आप उनके व्यवहार का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के मूल्यांकन नहीं होता। ये कुछ मोस्ट इसमें अंतर है मापन और मूल्यांकन में। इसके बाद हम लोग देखते हैं आकलन। फिर आकलन को अंग्रेजी में कहा जाता है असेसमेंट, और ये लैटिन भाषा के से उत्पन्न हुआ है असेसमेंट शब्द, और ये एसीडीआर शब्द से बना है। असेसमेंट, आकलन, आकलन लिख लेंगे। अंग्रेजी के असेसमेंट शब्द से का हिंदी रूपांतरण है, और ये लैटिन भाषा के एसीडीआर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के एसीडीआर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समीप बैठाना या साथ बैठना। साथ बैठना लिख लेंगे, साथ बैठना। यानी कि सामान्य अर्थों में आकलन का अर्थ ये कह सकते हैं कि आकलन में, असेसमेंट में, ठीक ही बोल रहा हूं मैं, असेसमेंट में यह होता है कि साथ में बैठने से तात्पर्य है कि हम अनुमान लगाते हैं कि बालक की जो है शैक्षिक उपलब्धि सही है या नहीं। यानी कि साथ में रह के या विभिन्न विधियों के द्वारा हम उनके अधिगम जो है क्षमता या योग्यता या उनकी अभिरुचि, इसके संबंध में हम अनुमान लगाते हैं, उसे ही असेसमेंट कहा गया है। कुछ आकलन के उद्देश्य है, लिखेंगे क्या क्या इनके उद्देश्य है, या आकलन से क्या क्या लाभ होता है, या आकलन क्यों किया जाता है, आकलन क्यों आवश्यक है। इससे अध्ययन या अधिगम, अधिगम कितना विस्तृत है और कितना गहन है, इसका हमें ज्ञान लगता है। आकलन से अधिगम कितना विस्तृत है, अधिगम कितना विस्तृत और गहन है, इसका ज्ञान होता है। आकलन से यह पता चलता है कि बालक क्या जान पाया और क्या नहीं जान पाया, या उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। क्या जान पाया और क्या नहीं जान पाया, यह ज्ञात होता है। विद्यार्थियों की क्षमता या अक्षमता, इसका ज्ञान किया जा सकता है, इसकी पहचान की जाती है। क्षमता और अक्षमता का जो है निर्णय होता है। आकलन जो है माता पिता शिक्षक, आकलन जो है माता पिता शिक्षक दोनों के लिए, या समाज, परिवार, वातावरण, सबके लिए आवश्यक होता है, जिससे उनकी वृद्धि एवं विकास के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है कि उसका समुचित, बालक का जो है समुचित वृद्धि या विकास हो रहा है या नहीं, आकलन के माध्यम से। आकलन यानी कि आकलन एक प्रकार से अधिगम को बढ़ावा देता है। इसमें एक पॉइंट ये लिखेंगे कि आकलन से शैक्षिक या अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम संशोधन कर सकते हैं। आकलन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
संशोधन किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है आकलन से सब। इसलिए जो है आकलन की आवश्यकता शिक्षा में पड़ती है। जैसे कि अगर मैं आपको आकलन इस लिखेंगे नहीं, समझेंगे इसे, कि जैसे कि मैं आपको कोई पढ़ा रहा हूँ, कोई विषय वस्तु पढ़ा रहा हूँ, या आपको कोई शिक्षक कोई विषय वस्तु पढ़ा रहा है। अब आप उसके बाद वो कोई प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछने के बाद वो ये भी आकलन करेगा कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ विद्यार्थी समझ पा रहा है या नहीं, और ये भी आकलन करेगा कि विद्यार्थी कितने उस बात को किस स्तर तक ग्रहण कर पा रहा है। इससे दो चीज़ें, शिक्षण विधि में सुधार करेगा, प्लस यानी कि अपने पढ़ाने के विधि में सुधार करेगा अगर विधि ठीक नहीं है तो, या फिर अगर उन्हें लगेगा कि जिस विधि से मैं पढ़ा रहा हूँ उस विधि से जो है शिक्षक विद्यार्थी ज्ञान को जो है ग्रहण कर पा रहे हैं, तो वो किसी प्रकार से सुधार नहीं करेगा। यानी कि आकलन में क्या किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि त्रैमासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा या बीच बीच में जो क्वेश्चन किया जाता है उसका अर्थ यही रहता है कि आकलन करना, अनुमान लगाना। आकलन के माध्यम से शिक्षक यह तय कर पाता है कि जो चीज़ें डिलीवर्ड की जा रही है, जो चीज़ें बताई जा रही है, उसे विद्यार्थी समझ पा रहा है या नहीं। इसके आधार पर ही वो सारी शिक्षा की सारी रूपरेखा तैयार होती है। आकलन के कुछ प्रकार हैं, इसको मेन पॉइंट को लिखेंगे कौन कौन से प्रकार है और इसको सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। आकलन के प्रकार हेडलाइन डालेंगे। आकलन के प्रकार, प्रश्न यहाँ से आते हैं आकलन के प्रकार में से। मुख्य प्रकार में पहले में लिखेंगे रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन, इसे अंग्रेजी में फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। असेसमेंट। और दूसरा होता है संकल्पनात्मक या संयोगात्मक आकलन। संकलनात्मक कह सकते हैं या संयोगात्मक। संकलनात्मक आकलन प नहीं है, संकलनात्मक, संकलन, योग, संकलन, संकलनात्मक आकलन या इसे ही योगात्मक आकलन भी कहा जाता है, सुमेटिव असेसमेंट। आकलन यानी कि शैक्षिक जो है उपलब्धि या शैक्षिक विद्यार्थी बताई हुई ज्ञान को समुचित रूप से ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये ज्ञात करने के लिए बीच बीच में जो क्वेश्चन किया जाता है या परीक्षा ली जाती है या टेस्ट लिया जाता है या किसी प्रकार की गतिविधि शिक्षक के द्वारा किया जाता है जिससे उसमें कुछ सुधार किया जा सके, वो सब आकलन के अंतर्गत आता है। और इसके कुछ प्रकार हैं, किस किस प्रकार के आकलन होते हैं। पहला है रचनात्मक आकलन और संकल्पनात्मक आकलन। इसमें लिखेंगे, इसे समझेंगे कि रचनात्मक आकलन है क्या। रचनात्मक आकलन जैसे कि इसको कैसे समझेंगे, सुमेटिव असेसमेंट। रचनात्मक इसमें लिख लेंगे, लिखना ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। लिखेंगे इसमें रचनात्मक आकलन इसके टाइप्स को लिख लीजिए आकलन के प्रकार में। एक हो गया रचनात्मक आकलन, दूसरा हो गया संकलनात्मक आकलन। और आकलन के और कौन कौन से प्रकार है इसमें लिखेंगे। औपचारिक आकलन, औपचारिक आकलन, इसको फिर एक एक करके देखेंगे। औपचारिक आकलन और अनौपचारिक आकलन।
इसके नाम बस थोड़े जटिल जटिल है और चीजें इसमें कुछ जटिल है नहीं। औपचारिक आकलन और अनौपचारिक आकलन, इसके नाम ही ज्यादा जटिल है। एक होता है फिर गुणात्मक आकलन और मात्रात्मक आकलन। गुणात्मक आकलन और मात्रात्मक आकलन। ये एक प्रकार का आकलन हो गया, दूसरे प्रकार का आकलन हो गया, तीसरे प्रकार का आकलन हो गया, और चौथे प्रकार के आकलन में लिखेंगे प्रत्यक्ष आकलन और अप्रत्यक्ष आकलन। प्रत्यक्ष आकलन और अप्रत्यक्ष आकलन। एक साथ है, औपचारिक अनौपचारिक गुणात्मक मात्रात्मक। जस्ट इसके विपरीत विपरीत है, इसलिए साथ में बता रहा हूँ। रचनात्मक आकलन और संकलनात्मक आकलन इसमें उससे मुख्य आकलन के प्रकार है। इसके बाद जैसे एक को समझेंगे ना, उसके बाद जो है चीजें समझ आती चली जाएगी। इसलिए मैं इसको एक साथ इसलिए लिखवा दिया ताकि एक साथ जब देखेंगे तो समझने में आसानी हो। अब रचनात्मक आकलन को पहले देखते हैं। रचनात्मक आकलन में क्या होता है कि शिक्षक जब पढ़ाने के दौरान, शिक्षक जो है पढ़ाने के दौरान कुछ भी जो है सवाल करता है और विद्यार्थी उससे जो सवाल का जवाब दे पाते हैं, इसे कहा जाता है रचनात्मक आकलन। यानी कि शिक्षक के दौरान ही जो है आकलन किया जाता है और उसके आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि जो चीजें विद्यार्थी समझ पा रहे हैं या नहीं, यह रचनात्मक आकलन कहलाता है। रचनात्मक आकलन यानी कि बीच बीच में क्वेश्चन करना, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे इसे। और संकलनात्मक आकलन में क्या होता है, जो साप्ताहिक टेस्ट होता है, महीने में टेस्ट होता है या वार्षिक टेस्ट होता है, उसके आधार पर, यानी कि समेटिव असेसमेंट, इसीलिए इसे योगात्मक आकलन कहा गया है। यानी कि सबका यह संकलन है। एक चैप्टर हाँ, एक चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद, इकाई खत्म होने के बाद, या साप्ताहिक रूप से, या फिर 6 माही परीक्षा, या जो इंटरनल टेस्ट होते हैं, एग्जाम्पल लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल लिख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि रचनात्मक आकलन वो है जो पढ़ाई के दौरान ही विद्यार्थियों से जो सवाल किए जाते हैं और उसके आधार पर आकलन किया जाता है कि विद्यार्थी सीख पा रहा है या नहीं, ये कहलाएगा रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और संकलनात्मक आकलन वो होगा, या योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट, जो बीच बीच में इकाई टेस्ट के रूप में, इकाई खत्म होने के बाद, या साप्ताहिक टेस्ट, 6 माही टेस्ट, ये सब आएंगे संकलनात्मक आकलन में। औपचारिक आकलन, यह आकलन में क्या होता है, विद्यार्थी के शैक्षिक उपलब्धि को गणितीय अंकों के आधार पर इसका मापन किया जाता है। गणितीय अंकों के आधार पर या गणना के आधार पर इनका मापन किया जाता है। इसे औपचारिक आकलन कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी हिंदी के एग्जाम में अगर 100 में 80 नंबर ले आता है, या फिर कोई विद्यार्थी इसमें 70 नंबर ले आता है, कोई विद्यार्थी इसमें 60 नंबर ले आता है, तो इस आधार पर, अंकों के आधार पर अगर उसका आकलन किया जाए तो ये औपचारिक आकलन कहलाता है। लेकिन अगर कोई, जैसे कि कोई शिक्षक है, इस उदाहरण से समझेंगे, अगर कोई शिक्षक है, वो किसी विद्यार्थी को भाषा से संबंधित ज्ञान दे रहा है, नई भाषा के संबंध में, और उन्हें वो 50 शब्द सीखने के लिए दिया है, उसमें से अगर वो विद्यार्थी 40 शब्द सही बोलना सीख गया है, तो वो ये अनुमान लगाएगा, इससे वो ये निष्कर्ष निकालेगा कि 50 में से 40 वर्ड वो सीख चुका है, यानी कि 90% वो शब्दों को ग्रहण कर चुका है। इस तरह से गणना के आधार पर जो आकलन किया जाता है उसे औपचारिक आकलन कहा जाता है। और अनौपचारिक आकलन से तात्पर्य है जिसमें किसी भी प्रकार की गणना का कार्य नहीं किया जाता, सिर्फ शिक्षक यह देखेगा कि मैंने उन्हें कुछ शब्द सीखने के लिए दिए थे, उनमें से वे कुछ शब्द, बहुत ज़्यादा शब्दों को सीख पाए और कम ही शब्द ऐसे थे जिसको सीख नहीं पाए। यानी किसी भी प्रकार की गणना नहीं होती, सामान्य ढंग से उसको अनौपचारिक कह सकते हैं, अनफॉर्मल। ये फॉर्मल है और अनफॉर्मल है। गुणात्मक और मात्रात्मक इनमें यही है
मात्रात्मक में विद्यार्थी के मात्रा को देखा जाता है, यानी कि नंबर को देखा जाता है कि उन्होंने कितने रूप से चीज़ों को ग्रहण किया। हिंदी में वो इतने नंबर पाए, अंग्रेजी में इतने नंबर पाए, या अन्य विषयों में उन्होंने कितने नंबर ग्रहण किए। लेकिन गुणात्मक में नंबर के साथ साथ उनके गुण में क्या परिवर्तन हुआ, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, इसका भी जो है आकलन किया जाता है। आगे है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आकलन। प्रत्यक्ष आकलन में क्या होता है, जब विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष रूप से आकलन किया जाता है, जैसे कि इकाई टेस्ट लिया जाए या साप्ताहिक टेस्ट लिया जाए या उनसे मौखिक प्रश्न पूछा जाए, या विद्यार्थियों को सीखे हुए ज्ञान को, विद्यार्थी के सीखे हुए ज्ञान को एक प्रकार से उन्हें दिखाने का अवसर दिया जाए, यानी कि कह सकते हैं कि प्रदर्शन का अवसर दिया जाए। विद्यार्थी को सीखे हुए ज्ञान को प्रदर्शन का जब अवसर दिया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष आकलन कहा जाता है। अब प्रत्यक्ष आकलन में क्या होता है कि विद्यार्थी के सीखे हुए ज्ञान का अप्रत्यक्ष रूप से बालक को पता भी नहीं चलता कि मेरा आकलन किया जा रहा है। जैसे कि साक्षात्कार हो सकता है शिक्षक के द्वारा उसे, या चर्चा परिचर्चा हो सकती है, जिसके आधार पर यह आकलन किया जाता है कि विद्यार्थी ने कितना ग्रहण किया। इसको ऐसे, जैसे कि हम कई बार ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम अन्य बातों के माध्यम से उनका आकलन करते रहते हैं। पुराने जमाने में ऐसे होता था कि जब कोई बूढ़े बुजुर्ग किसी लड़की को देखने के लिए जाते थे तब उनसे इस तरह के सवाल करते थे, जैसे कि आपका नाम क्या है। तो ऐसा, इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो पूछने वाला उनका नाम नहीं जानता, वो ऐसे सवालों के माध्यम से और अन्य चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि ये अच्छे से सुन सकता है या नहीं, इनके उत्तर देने का ढंग कैसा है, या फिर पुराने ज़माने में गाना गाने के लिए भी कहा जाता था। इससे वो फिर आकलन करते हैं ये किस प्रकार के गाना गाया, किस प्रकार के गीतों का इन्होंने चयन किया, इससे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। तो अप्रत्यक्ष आकलन में ऐसे ही होता है, विद्यार्थियों के सामने किसी भी प्रकार के ज्ञान का प्रदर्शन को उन्हें अवसर नहीं दिया जाता, चर्चा परिचर्चा या साक्षात्कार के माध्यम से उनके ज्ञान का आकलन किया जाता है। सर जैसे उसका एग्जांपल रिटन वाइवा या फिर ओरल वाइवा, रिटन वाइवा में पता चल सकता है कि कितना अच्छे से लिख रहा है और बोल उस लिखे हुए शब्द को बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। वाइवा है उनका उदाहरण। वाइवा हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष आकलन है, यानी कि मुख्य रूप से एग्जाम में दो चीजें ही आई हुई है अभी तक, रचनात्मक आकलन और संकलनात्मक आकलन। यानी कि वह आकलन जो पढ़ाई के दौरान ही पढ़ाते बीच बीच में ले लिया जाता है वो रचनात्मक है, फॉर्मेटिव है। और संकलनात्मक आकलन वह आकलन है जो इकाई समाप्त होने के बाद बीच बीच में ली जाती है, यानी कि इकाई समाप्त होने के बाद में बीच बीच से ली जाती है। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं। या मुझे बताने में कंफ्यूजन हो रहा है? इसके आगे देखते हैं। यहां से सवाल आया हुआ है, आकलन मुख्यतः 3 रूपों में होती है, 3 ढंग से आकलन किया जाता है। किस रूप में किया जाता है लिखेंगे, यही से क्वेश्चन बहुत बार आया है। अभी जिसकी बात कर रहा था मैं आकलन बताने से पहले, एक लिखेंगे सीखने के लिए आकलन। पहला लिखेंगे सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। इनको अंग्रेजी में भी लिख लेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। दूसरा लिखेंगे सीखने का आकलन, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग,
सीखने का आकलन, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तीसरा लिखेंगे सीखने के रूप में आकलन। ये एक जैसी चीजें हैं तीनों। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन, इसे अंग्रेजी में कहेंगे असेसमेंट अस लर्निंग। मैं बीच बीच के वर्ड ही बस लिख रहा हूँ। सीखने के लिए आकलन को कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने का आकलन को कहेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन को कहेंगे असेसमेंट अस लर्निंग। अस ऑफ फॉर। सीखने के लिए आकलन वह आकलन होता है, सीखने के लिए आकलन को वह आकलन होता है जिसमें व्यक्ति या बालक कुछ कुछ सीखते सीखते उस चीज को सही रूप से सीख पाया है या नहीं, इसका आकलन करते हैं। उस आधार पर फिर वो फिर से सीखना शुरू करते हैं। ये प्रश्न आया था अभी सीजी टेट में या सी टेट में कई बार ऐसे ये प्रश्न आया हुआ है कि अगर एक बावर्ची खाना बनाते बनाते कुछ सब्जी या पदार्थ चख करके देखता है तो किस प्रकार का आकलन हुआ, तो रहेगा सीखने के लिए आकलन। जैसे कि एक प्राध्यापिका, ये भी प्रश्न आया था कि एक प्राध्यापिका अपने विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके गई थी और वहां से आने के बाद या आते समय उन्होंने विद्यार्थियों से यह पूछा कि आपने ये स्थान में घूमा तो आपने उनसे क्या चीजें सीखी। तो ये भी सीखने के लिए आकलन है, यानी कि जो चीजें हम सीख रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं इसका आकलन इसके अंतर्गत किया जाता है, सीखने के लिए आकलन। इसे संकलनात्मक आकलन भी कहा जा सकते हैं। इस संकलनात्मक आकलन के प्रकार है। संकलनात्मक आकलन में क्या पढ़े थे कि कुछ भी चीज हम सीख लिए, पाठ्य वस्तु सीख लिए, तो उसको सीखने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो इस प्रकार से संकलनात्मक या सोमेटिव असेसमेंट है। सीखने का आकलन से तात्पर्य है कि जो ज्ञान हम सीख चुके हैं वो कहाँ तक सीख पाए, इसका आकलन इसमें किया जाता है। इसे रचनात्मक आकलन कह सकते हैं। ये रचनात्मक आकलन का ही ग्रुप है। फॉर्मेटिव असेसमेंट लिख लेंगे, यहाँ भी फॉर है और यहाँ भी फॉर है, सॉरी उल्टा हो गया क्या। फॉर्मेटिव आकलन सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन यह है रचनात्मक। रचनात्मक आकलन यह है, जस्ट नीचे लिख लेंगे ना, रचनात्मक संकलनात्मक आकलन। तीसरा है सीखने के रूप में आकलन, इसे कहा जाता है स्व आकलन। स्व आकलन यानी कि विद्यार्थी, जैसे कि कोई अगर आप अपने दोस्त को ये कहें कि मैं ये अमुक पाठ को याद कर पाया हूँ या नहीं, आप एक पुस्तक ले लीजिए और मैं कुछ इसके आंसर देते जा रहा हूँ, आप मेरे से प्रश्न करते जाइए। इस प्रकार से आप उससे कुछ प्रश्न करते हैं और फिर आपका मित्र आपसे प्रश्न करता है और आप उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आप स्वयं ये करके देखते हैं कि चीज़ों को मैं सीख पाया हूँ या नहीं। ये कहलाता है सीखने के रूप में आकलन। सीखने के लिए आकलन को कहा जाता है रचनात्मक आकलन, यानी कि फॉर्मेटिव आकलन। ये फॉर्मेटिव है, ये समेटिव। स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट। सबसे ज्यादा यही पूछा गया है सीखने के लिए आकलन कि अगर आप कुछ चीजें सीख रहे हैं उसको आप बीच बीच में टेस्ट करते हैं कि इस ज्ञान को मैं कहाँ तक सीख पाया हूँ, वो होता है सीखने के लिए आकलन। जैसे इसका क्या और उदाहरण हो सकता है। सर जैसे बच्चे भ्रमण करने गए हैं बच्चे और टीचर,
तो बच्चे सीखने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं टीचर से कि मैडम ये क्या है कैसी टाइप। हाँ, क्या सीखे हुए ज्ञान को यानी कि किस स्तर तक वो सीख पा रहे हैं। जैसे कि हम चाय अगर टेस्ट करके देखते हैं तो ये सीखने के लिए आकलन है कि जो चाय में मैंने उचित मात्रा में चीनी डाली है या नहीं, सीखने के लिए आकलन है। और सीखने का आकलन है कि सीखे हुए ज्ञान को संकलनात्मक आकलन में जिस प्रकार से सीखे हुए ज्ञान का टेस्ट लिया जाता है, तो उससे सीखने के बाद सीखने के लिए आकलन में सीखने के दौरान लिया जाने वाला टेस्ट है, सीखने का आकलन सीखने के बाद लिए जाने वाला टेस्ट है, और सीखने के रूप में आकलन जो है स्वयं को मूल्यांकन करने के लिए लिए जाने वाला टेस्ट है। तीन रूप में हम इसे देख सकते हैं और यही तीनों से प्रश्न आते हैं बार बार कि कुछ उदाहरण आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाता है कि ये सीखने के लिए आकलन है, ये सीखने का आकलन है, ये सीखने के रूप में आकलन है। इसे और अच्छे से कल की क्लास में और देख लेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ये जो चैप्टर है एकदम सरल है, लेकिन बातें थोड़े जटिल है, मुझे ये समझाने में भी थोड़ा वो लग रहा है इससे।